Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In today's video we are going to talk about age of Chaucer and also डार्क एज। ओके, आज की लेक्चर में हम डार्क एज के बारे में पढ़ेंगे और एज ऑफ चौसर के बारे में पढ़ेंगे। जो मीडिएवल पीरियड है उसे डार्क एज भी कहा जाता है। आज हम ये देखेंगे कि रीजंस इसकी देखेंगे कि क्या रीजंस थी, इसे क्यों डार्क एज कहा जाता है, और एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट ऑफ द डार्क एज। जो मीडिएवल पीरियड है उसे डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर रिलीजन की अथॉरिटी थी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि उसके अंदर रिलीजन की अथॉरिटी थी। जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द रिलीजन परफॉर्म किए जाते थे। बाइबल से उसकी स्टोरीज ली जाती थी। ठीक है, और उसके अंदर एक प्लैग आया था। ठीक है, प्लैग के बारे में हम एज ऑफ चौसर के अंदर डिस्कस डिटेल से करेंगे। उसके अंदर पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट थी। ठीक है, उसके अंदर ब्लैक डेथ आई थी, 1 ईयर के लिए ब्लैक डेथ आई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, लोग बहुत ज़्यादा मर गए थे। ठीक है, और इसके अंदर कोई डेवलपमेंट और कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जितना ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर 100 ईयर वॉर्स भी हुई थी। ठीक है, that's why this era is called the dark age. Okay, so let's have a view about the Geoffrey Chaucer age. Okay, this era is also called the age of Chaucer because Chaucer was the most prominent writer of this era. Okay, so let's have a view about Geoffrey Chaucer का जो टाइम स्पैन है वो 1340 टू स्टार्ट होता है और 1400 तक जाता है। जोफ्री चौसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन पोइट्री इन स्पेशली इन कैंटरबरी टेल्स, और इसे प्रिंस स्टोरी टेलर भी कहा जाता है। स्टोरी टेलर यानी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से स्टोरी को नरेट करने वाला स्टोरी टेलर भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे फर्स्ट ट्रू ह्यूमरस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो जोफ्री चौसर था ये वो वाहद राइटर है जो अपनी एज के अंदर 3 इरा को इसने देखा था, यानी 3 किंग को इसने रूल करते देखा था। सबसे पहले था एडवर्ड थर्ड का ये फेवरेट था। ठीक है, रिचर्ड सेकंड के दौर में इसमें एज अ सर्वेंट काम किया था, और तीसरा है हेनरी फोर्थ के दौर में पीस एंड रिवोल्ट हुई थी। ठीक है, तो जोफ्री चौसर ने इन तीनों को अपने दौर में होते हुए देखा था। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है जोफ्री चौसर के बारे में, लेट्स हैव अ व्यू अबाउट हिज बायोग्राफी। जोफ्री चौसर क्या था? जोफ्री चौसर 1340 में लंदन के अंदर पैदा हुआ था। इसके फादर का नाम था जॉन चौसर और इसकी मदर का नाम था एलिक। ठीक है, इसकी फिलिपा पैन से 1366 में शादी हुई थी और 1387 में फिलिपा पैन की डेथ हो गई थी। ये था इसका ब्रीफ इंट्रो अबाउट हिज बायोग्राफी। ओके, सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द लिटरेरी वर्क्स ऑफ जोफ्री चौसर के लिटरेरी वर्क्स क्या थे? आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट द इरा ऑफ जोफ्री चौसर इज डिवाइडेड इनटू 3 हिज लिटरेरी वर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: फ्रेंच पीरियड, Italian period and English period. Okay, I have told you in the previous video also that there were 3 languages in the medieval period: French, Italian and also English, according to the classes of the people. Okay, so Geoffrey Chaucer also contributed his works into all of these three periods. Okay, these three languages. Okay, और इसी वजह से इसके periods को इसकी जो वर्क है उसके 3 periods में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है फ्रेंच पीरियड। ठीक है, फ्रेंच पीरियड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट और उसका फर्स्ट वर्क आता है द बुक ऑफ द डचेस, 1369 के अंदर इसने लिखा था। इस वर्क का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि इसका एक फ्रेंड था, इसका क्लोज फ्रेंड था, और हु लेटर बिकेम हिज ब्रदर इन लॉ जॉन ऑफ गॉन्ड। उसकी वाइफ की 1368 के अंदर उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। ठीक है, और उसकी डेथ पे इसने ये एक वर्क लिखा था द बुक ऑफ डचेस। ये इसकी एक एलिजी है। ठीक है, जो इसके फ्रेंड की डेथ पे लिखी गई है। दूसरी है रोमन डिला रोज, जो इसने फ्रेंच के अंदर वर्क लिखा था। जो नेक्स्ट जो इसका पीरियड है वो है इटालियन पीरियड। ठीक है, इटालियन पीरियड क्या था? इटालियन पीरियड के अंदर इसका जो फेमस वर्क है वो एक है हाउस ऑफ फेम एक विजनरी पोइम है। ठीक है, और दूसरे नंबर ट्रायलस एंड क्रेसिडा। आफ्टर द बुक ऑफ द डचेस, ट्रायलस एंड क्रेसिडा इज कंसिडर्ड द मेजर वर्क ऑफ जोफ्री चौसर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश पीरियड क्या था? इंग्लिश पीरियड ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश पीरियड, ड्यू फॉर स्पेशली फॉर रिटर्न कैंटरबरी टेल्स, ही बिकेम मोस्ट फेमस इन द मीडिएवल पीरियड। ओके, तो इंग्लिश पीरियड के अंदर जो इसका मोस्ट फेमस वर्क आता है वो है कैंटरबरी टेल्स। 1385 के अंदर इसने लिखा था। कैंटरबरी टेल्स क्या है? ये एक वर्क है। इट इज़ अ वर्क ऑफ द कलेक्शन ऑफ टेल्स, यानी एक जो पिलग्रिम्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, पिलग्रिम 30 पिलग्रिम्स जाते हैं थॉमस पैकेट के श्राइन पे, जो एक सेंट है। ठीक है, वो तो वैसे तो वो एक रिलीजियस जर्नी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीपल वहाँ पे अपनी कुछ इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं और कुछ सोशल पर्पसेस के लिए जाते हैं। 1385 के अंदर इसने ये वर्क लिखा था।
तो जब जाते हैं तो उनका जो होस्ट होता है हैरी बेले, वो उन्हें सबको इकट्ठा करता है और उन्हें सजेस्ट करता है दैट ईच पर्सन हैज़ टू टेल द 4 स्टोरीज़, ठीक है, ताकि उनका जो सफ़र है वो आसानी से गुजर सके। 2 स्टोरी वो अपने जाते वक्त सुनाएंगे और 2 स्टोरीज़ दे ऑन देयर रिटर्न ट्रिप। ओके, तो ये उसकी स्टोरी जो है टोटल 120 स्टोरीज़ के अंदर सुनाई जाती हैं, ठीक है, 120 स्टोरीज़ इसके अंदर सुनाई जाती हैं। और इसके अलावा इसकी जो ख़ास बात ये है, इसकी फ़ेमस होने की, कैंटरबरी टेल्स की फ़ेमस होने की सबसे ख़ास बात ये है कि इसके अंदर वो ईच एंड एवरी पीपल क्लास ऑफ सोसाइटी को सटायर करता है। सबसे पहले अपर क्लास है, लोअर क्लास है, एलीट क्लास, ईच एंड एवरी क्लास को इसके अंदर वो डिफ़ाइन करता है, ठीक है। इनफैक्ट वो चर्च के बहुत ज़्यादा पीपल, पार्सन्स हो गए, ठीक है, सर्मन्स, वो सबको इसके अंदर इसका करैक्टर दिखाया गया है। दूसरा जो इसके साथ वर्क है द लेजेंड ऑफ गुड वूमेन, ठीक है, लेजेंड ऑफ गुड वूमेन भी इसका एक फेमस वर्क माना जाता है। और भी इसके अलावा इसने 2 विजनरी पोइम्स भी लिखी थी, जिसके अंदर एक तो मैंने आपको बता दिया और दूसरी है द हाउस ऑफ द फेम, ठीक है, एक पार्लियामेंट ऑफ फ्यूल्स थी और दूसरा हाउस ऑफ द फेम थी, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये था जोफ्री चौसर की लिटरेरी पीरियड को कि किस तरीके से इसके लिटरेरी पीरियड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कौन कौन सी इसने कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द इवेंट्स, ठीक है। कुछ इवेंट्स भी हुए थे जोफ्री चौसर के इरा में। यह क्यों इसके इरा को ब्लैक एज भी कहा जाता है, इसलिए लेट्स हैव अ व्यू। सबसे पहले जो जोफ्री चौसर के एज में हुआ था वो थी 100 ईयर वॉर्स, ठीक है, 100 ईयर वॉर 1337 टू 1453 तक 100 ईयर वॉर हुई थी, ठीक है। ये वार फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हुई थी, ठीक है, और इसे फ्रेंच वार भी कहा जाता है, ठीक है। इस वार के अंदर कुछ बैटल्स हुई थी, यानी जब वार स्टार्ट थी तो कुछ छोटी छोटी बैटल्स हुई थी, जिसके अंदर सबसे पहली बैटल जो आती है वो बैटल ऑफ स्लाइस है, ठीक है, बैटल ऑफ स्लाइस। ये बैटल ऑफ स्लाइस जो है वो स्लाइस के मुकाम पर फ्रांस में स्लाइस के मुकाम पर हुई थी, ठीक है। और इस बैटल के कौन सी ये थे कि इसके एट द एंड ऑफ द बैटल ऑल द फ्लीट ऑफ द फ्रांस वर डिफीटेड। ओके, जो नेक्स्ट ये थी बैटल ऑफ स्लाइस, जो नेक्स्ट बैटल थी वो बैटल तो क्रेसी थी, ठीक है। 1346 के अंदर बैटल ऑफ क्रेसी हुई थी, ठीक है। ये क्रेसी ये एक इंग्लैंड फ्रांस के अंदर एक प्लेस का नाम है, ठीक है, इंग्लैंड वहाँ हुई थी। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो फोर्सेस का लीडर था ना, इंग्लिश फोर्सेस का लीडर था, वो था ब्लैक प्रिंस। अब ब्लैक प्रिंस कौन था? एडवर्ड द थर्ड का जो सन था ना, वो था ब्लैक प्रिंस, ठीक है। इसे ये था प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, और इसे एडवर्ड ऑफ वुडस्टॉक भी कहा जाता है। और इसे ब्लैक प्रिंस इस वजह से कहा जाता है ड्यू टू हिज वेयरिंग ऑफ ब्लैक आर्मर, ठीक है, ड्यूरिंग द वार। तो वो ब्लैक आर्मर पहनता था, जिसकी वजह से इसे ब्लैक प्रिंस कहा जाता है। तो इस जो बैटल ऑफ क्रेसी था, इसमें उनका जो लीडर था वो था ब्लैक प्रिंस। और इसके अलावा इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी हुई थी कि उन्होंने अपने दुश्मन को डिफीट किया था बाय यूजिंग अ सीक्रेट वेपन लॉन्ग बो के नाम से एक सीक्रेट वेपन था, तो इन्होंने उसका यूज़ करते हुए अपने दुश्मन को डिफीट किया था इस बैटल के अंदर। फिर जो नेक्स्ट वो बैटल हुई थी वो बैटल थी बैटल ऑफ पोइटियर्स, ठीक है, 1356 के अंदर। इसके अंदर भी जो इंग्लैंड की फोर्सेस का जो लीडर था वो था ब्लैक प्रिंस ही था इसके अंदर भी। ये थे कुछ बैटल जो 100 ईयर वॉर्स के दरमियान हुए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो इसका जो बहुत ज़्यादा फेमस इवेंट हुआ था इसके ड्यू टू विच दिस इरा इज़ कॉल्ड द ब्लैक इरा, ओके, तो वो था द ब्लैक डेथ। ये बहुत ज़्यादा एपिडेमिक डेथ थी, ठीक है, यानी एक एपिडेमिक प्लेग था जो 1348 से स्टार्ट हुआ था और 1349 तक ये रहा था, 1349 तक रहा था। और ये इसकी वजह क्या थी? ये इसके अंदर एक ब्यूबोनिक प्लेग आया था। ये ब्यूबोनिक प्लेग एक तरह का प्लेग होता है जो रेड फ्लीस की वजह से फैलता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने हाई थे कि इसकी वजह से 1/3 ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है, दे वर किल्ड ड्यू टू दिस प्लेग, ओके। तो बहुत ज़्यादा पीपल इसके अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और इसके अलावा ये तो पहला जो इसका वे आई थी वो 1348 टू 1349 तक आई थी, ठीक है। फिर 1362 के अंदर, ठीक है, 1367 के अंदर और 1370 के अंदर ये रीअपीयर हुआ था इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो इसकी फर्स्ट वेव वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी इन कंट्रास्ट टू इट्स सेकंड एंड थर्ड वेव्स, ओके। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पीसेंट रिवोल्ट, ठीक है। पीसेंट रिवोल्ट हुआ था 1381 के अंदर। 1381 के अंदर लंदन के अंदर पीसेंट रिवोल्ट हुआ था। और ये रिवोल्ट क्यों हुआ था कि जो बल टैक्स है ना, पीपल पे जो पीसेंट थे उन पे बल टैक्स
1377, 1379 और 1380 में बल टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। वो जो बल टैक्स है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गया था। बल टैक्स क्या होता है? बल टैक्स एक तरह का टैक्स होता है जो लोगों पे लगाया जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फंड फॉर वार, ठीक है। तो इसलिए वो फंड वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गया था, जिसकी वजह से पीसर ने रिवोल्ट की थी। और इनकी रिवोल्ट करने के लिए जो ज़्यादातर इनके जो लीडर थे जो इस रिवोल्ट को लीड करके गए थे, उसके अंदर वॉट टेलर था, ठीक है, जैक स्ट्रॉ था, जॉन बल था। ये पीसन रिवोल्ट को इन्होंने लीड किया था, ठीक है। और ये इस वॉल्ट के अंदर जो था, इन्होंने टैक्स को कम करने की जो अपील की थी, इन्होंने जस्टिस रिक्वायर किया था, वो था हेनरी सेकंड से, ठीक है। हेनरी सेकंड उस वक्त मोनाक पे था, तो उनके पास वो गए थे पीसन रिवोल्ट लेकर लंदन के अंदर। तो ये था पीसन रिवोल्ट। नेक्स्ट लेट्स हैव अ व्यू about some important things about ज्यूफरी चौसर। ज्यूफरी चौसर 25 ऑफ अक्टूबर 1400 के अंदर उसकी डेथ हुई थी। वो वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर उसे पोइट का ऑनर है वेस्टमिंस्टर एबे। ज्यूफरी चौसर को सबसे पहला पोइट था, ये वो पहला ऑथर था, पहला पोइट था जो वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर बरीड किया गया, ठीक है। 1389 के अंदर इसने एज अ क्लर्क काम भी किया था, ठीक है, रिचर्ड सेकंड के दौर में, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1359 के अंदर जब वार चल रही थी, तो वो एडवर्ड की आर्मी में के साथ गया था फ्रांस में, ठीक है। वो फ्रांस में एडवर्ड की आर्मी का एक मेंबर बन के गया था, तो 1359 पे, लेकिन वो कैप्चर हो गया था। और फिर बाद में एडवर्ड का ये आई हैव टोल्ड यू कि वो एडवर्ड थर्ड का फेवरेट था, इसलिए एडवर्ड थर्ड ने इसे रिलीज़ करवाया था कुछ पैसे दे के, ठीक है। फिर 1367 के अंदर वो किंग के कोर्ट के अंदर किंग की सर्विसेज इसने अदा की थी रॉयल हाउस होल्ड के तौर पे, एक एस्क्वायर रॉयल हाउस होल्ड, एज एन एस्क्वायर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड इसने किंग की सर्विसेज अदा की थी। और ये 1367 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि जो किंग ने पार्लियामेंट में एड्रेस किया था इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। पहले फ्रेंच में किया जाता था, लेकिन 1367 में फ़र्स्ट टाइम एड्रेस किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। So this is all about of the age of Chaucer and age of डार्क एज। आज हमने इसकी डार्क एजेस के बारे में पढ़ा कि इसे क्यों कहा जाता है डार्क एज, ठीक है। इसे डार्क एज कहने की रीज़न हमने एज ऑफ चौसर देखा, चौसर की कंट्रीब्यूशंस देखी, वाई ही इज़ कॉल्ड द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस इरा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।